गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? सतीश पाल, गुड मॉर्निंग ब्रो। सो वॉइस क्लियर आ रही है सभी लोगों को? आइए तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। रुपेश, ऐप नहीं ओपन होता है? अच्छा, कौन सा ऐप ओपन नहीं हुआ भाई? गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ओके, आवाज़ आ रही है? चलिए। सो दया, आज बोर्ड पर ही क्लास चलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर आपको मैंने एक इमेज दिखाया हुआ है। दैट इज़ द इमेज ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो का एक इमेज दिखाया, अभी जस्ट इसके फिगर को भी आप यहाँ देखेंगे और आज सारा वर्क जो होगा ये बोर्ड वर्क ही होगा। ठीक है, सो आइए सभी लोग, काफ़ी सारे बच्चे जुड़ भी गए हैं और आइए आगे की ओर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। नवनीत ने लिखा इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी ब्रो, ओके, वेरी नाइस, वेलकम मोहम्मद शाफिक भाई। जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी था नवनीत, अगर मैं बताऊं तो वो प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत होता है। किसी भी चट्टान की बर्दाश्त करने की एक इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, ऐप पर नहीं चल रही? अच्छा, ऐप पर ओके, मैं ध्यान नहीं दे पाया अभी। चलो इस क्लास के बाद आपको ऐप पे अभी करेंट कर देता हूँ, और शायद अभिनव सर लगाना भूल गए होंगे। ठीक है, तो जब वो चट्टानें टूटती है तो फिर उससे वेव्स जनरेट होते हैं, और जो एनर्जी जनरेट होती है वही आपको सीस्मिक वेव्स के रूप में देखने को मिलता है। तो सिद्धांत दिया था बेसिकली एच.एफ. रीड ने, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। कल आपको पीपीटी पर मैंने सुनामी का पोर्शन भी कराया है। ठीक, सुनामी अच्छा खासा मैटर था आप सबके एग्जाम के लिए। इससे ऊपर फिर सिर्फ डायरेक्ट यूपीएससी आईएएस ही होगा, पीसीएस भी नहीं होगा। पीसीएस तक तो मैंने करवा ही दिया था। ठीक है, तो जैसा कि आप फिगर यहाँ पर देख रहे हैं कि फिगर में एक मैग्मा चैम्बर दिखाया गया हुआ है निचले भाग में, देन एक वेंट है। वेंट के थ्रू ये मैग्मा अपवार्ड्स मूव कर रहा है। ठीक, ओके, वो ठीक है, आई गॉट इट दिनेश। ठीक, बट जल्दी जल्दी में ऐसे ही फिलअप होता है। एक और मार्कर हमारे पास पड़ा है, लेट मी चेक कि इट इज़ वर्किंग और या इट्स वर्किंग, सो नो इशू। और मैं हमेशा अलग ही स्टाइल में रहता हूँ ना। सो नीचे मैग्मा चैम्बर से जब ये मैग्मा ऊपर की ओर निकलता है तो आप देखिए स्ट्रीम, गैस, डस्ट के रूप में, लावा, वाटर वेपर सब के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ऊपरी भाग में क्रेटर। आप इसके कंपोजिट कोन्स को भी देख रहे हैं। जो सेकेंडरी कोन्स आपके सामने में है वो एक कंपोजिट कोन्स के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। एंड देन द लावा फ्लो विच इज गिवन इन द राइट साइड। सो आइए रुपेश, क्लास के बाद आप मुझे एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। आपको एक नंबर मैं सेंड कर रहा हूं, आपके अगर कोई भी ऐप नहीं खुल रहा है तो वो आपको ओपन हो जाएगा। क्लियर है? आइए बोर्ड वर्क के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें आज मैं आपको शो करने वाला हूं, सो जुड़े रहिए हमारे साथ में। ठीक, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नाम
जो पहले एग्ज़ाम ईगल के नाम से क्लासेस चल रही थी, अब वो एग्ज़ाम टाइम्स के नाम से क्लासेस चलेंगी, क्योंकि एग्ज़ाम ईगल अगर आप देखें दैट वाज स्टार्टेड बाय द डीपी सर एंड जय सर, एंड नाउ द बोथ पर्सन हैज़ लेफ्ट। ओके, सो अब ये नाम चेंज कर दिया है। ये दोनों नाम लास्ट मेरी 2 कोचिंग के हैं जहाँ पर मैंने वर्क किया है, और आगे ये जो क्लासेस और एप्लीकेशन वेबसाइट सारा कुछ इसी नाम से आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्लेटफॉर्म है एग्ज़ाम टाइम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम से चलेगा, और एक नेक्स्ट प्लेटफॉर्म और भी है मेरा जो नर्चरिंग यंग माइंड्स के नाम से पहले था, उसको भी चेंज करके एग्ज़ाम टाइम्स यूपीएससी ही कर दिया गया हुआ है। ओके, क्लियर है? सो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। द मेन होल थिंग इज द क्लास। ठीक है, नाम में क्या रखा है, मैं कहीं भी पढ़ाऊँ या इससे पहले कहीं भी पढ़ाया हूँ, तो मेन थिंग ये है कि पढ़ा कौन रहा है। ठीक, सो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वॉल्केनो, ज्वालामुखी। वॉल्केनो ज्वालामुखी का हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। अगर हम लोग वॉल्केनो को देखें तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा, और ये जो भाग आप देख रहे हैं ये इस भाग में मैग्मा चैम्बर दिखाया गया है। आज मैं आपको हॉट स्पॉट भी बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। लास्ट में आप जानेंगे हॉट स्पॉट, हाउ द रीयूनियन हॉट स्पॉट और समथिंग एल्स, कैसे किसी एक स्थान विशेष पर हॉट स्पॉट होता है और उसके ऊपर से प्लेटें गुजर जाती हैं तो कैसी संरचना बनती है। कुछ डिटेल्स आज आपको देखने को मिलेगा, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ अंत तक। ऐसे ऐसे कंसेप्ट आप देखे होंगे जो आपने अब तक पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, सो आप देखिए, दिस वन इज द मैग्मा चैम्बर। ये मैग्मा चैम्बर है, ये स्थेनोस्फीयर का पार्ट भी हो सकता है, कुछ गहराई का भाग भी हो सकता है, और ये आप देख रहे हैं ये वॉल्केनिक कोन दिखाया गया हुआ है। वॉल्केनिक कोन, ज्वालामुखी शंकु, क्योंकि ज्वालामुखी अगर बन रहा है, क्लियर है पॉइंट, तो वो एक शंकु नुमा होगा। अब ये शंकु उत्तल ढाल अवतल ढाल इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आप देखिए कि एक माउथ से, दिस वन इज वेंट और ओपनिंग फेस, इसे हम लोग कहते हैं मुख। ज्वालामुखी का मुख या छिद्र हम लोग इसको कहते हैं, जहां से ये लावा मैग्मा के रूप में बाहर की ओर आता है। और आप देखिए तो स्टीम, गैसेस, रॉक पार्टिकल्स, ये सब इससे बाहर की ओर निकलते हैं। ठीक, और ये आपने दिखाया है, दिस वन इज द वेंट। ये आप एक पाइप दिखा रहे, सॉरी वॉल्केनिक पाइप है ये। ठीक है, ये आप एक पाइप दिखा रहे हैं। सो एक ये ओपन फेस आपने दिखाया जिसके माध्यम से लावा बाहर की ओर निकलता है। मैग्मा ही लावा होता है, सरफेस के नीचे है तो मैग्मा, सरफेस से बाहर आ गया तो लावा। और इस वेंट और ओपनिंग फेस को ही आप कहते क्या है, तो क्रेटर। आज मैं आपको क्रेटर कॉल्डेरा दोनों के ऑप्शंस यहां पर दिखाऊंगा। सो सबसे पहले हम लोग वॉल्केनो का एक फिगर यहां पर देखे हैं, देन हम लोग जानेंगे कि व्हाट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वॉल्केनो। हॉट स्पॉट की चर्चा करेंगे लास्ट में। क्या लगता है वॉल्केनो क्या होता है, व्हाट इज वॉल्केनो, व्हाट यू थिंक, व्हाट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वॉल्केनो। कभी अगर मेंस में राइटिंग करने को आए या कुछ लिखने को कभी मिले आपके टायर 3 में भी, तो आप क्या लिखेंगे कि इट इज एन ओपनिंग फेस और वेंट ऑफ अर्थ सरफेस। यह पृथ्वी के धरातल का ही तो भाग है। इट इज एन ओपनिंग फेस और वेंट ऑफ अर्थ सरफेस by which heated materials are erupted from interior of the earth, ज्वालामुखी क्या है, बिल्कुल इजी वे में, यह पृथ्वी के धरातल का एक मुख है, एक छिद्र है, जिसके माध्यम से गर्म या तप्त पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर की ओर सरफेस पर निकलते हैं। ठीक, बाहर की ओर सरफेस पर निकलते हैं। क्लियर है पॉइंट?
ये हमने एक डेफिनेशन यहां पर देखा है, इसको आप 23 लिख लीजिए, दैट इज द परिभाषा। इस फिगर को भी बनाते चलना है। आज की क्लास में पूरा वॉल्केनो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फुल वॉल्केनो का मैटर हम लोग लेकर आज चल रहे हैं और सारे पॉइंट्स को हम लोग यहां पर कंप्लीट करेंगे। सो पहला पॉइंट आपने देखा है कि इट इज एन ओपनिंग फेस और वेंट बाय विच द हीटेड मटेरियल्स आर इरप्टेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, देन आपने यहां पर पॉइंट आउट किया है हीटेड मटेरियल्स। देन व्हाट यू थिंक अबाउट द हीटेड मटेरियल्स? यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। हीटेड मटेरियल्स, गर्म पदार्थ या फिर जैसे मैंने बोला कि तप्त पदार्थ कौन कौन से होंगे? सो गर्म या तप्त पदार्थ में हम लोग दिखाते हैं कि लावा, देन आप दिखाते हैं वाटर वेपर, देन आप दिखाते हैं गैसेस, एंड देन आप दिखाते हैं रॉक फ्रैगमेंट्स। रॉक फ्रैगमेंट्स की अलग से भी हम लोग चर्चा करेंगे आज। रॉक फ्रैगमेंट्स जरा बताइए तेजी से क्या होगा यहां पर? इन सब में सर्वाधिक इरप्शन जो होता है वो किसका होगा, जरा बताएंगे तेजी से। इन सब में सर्वाधिक इरप्शन जो होगा वो किसका होगा? क्लियर है? जरा तेजी से जवाब दीजिए। इन सब में सर्वाधिक इरप्शन जो होगा वो किसका होगा? सौरभ देख लेना भाई, कोई बात नहीं है। ऐसा क्या है, अभी आज तक जो क्लास चली है ये आप देख रहे हैं कि अभी मैंने अवेलेबल भी करवाया हुआ है। कल ही अभिनव सर से बात हुई थी मेरी, सो आप बिल्कुल देख सकते हैं सौरभ। बट जो नेक्स्ट टॉपिक से जो क्लासेस चलेंगी वो लिंक अलग होंगे। वाटर वेपर गिवन बाय दया शंकर झा, दरभंगा से अपने भाई ने दिया है जवाब, बहुत बढ़िया। वाटर वेपर कंसिस्टिंग 60 to 90% अमाउंट ऑफ टोटल इरप्शन। कुल उद्गार का 60 से 90% क्या बाहर की ओर निकलता है, वो है आपको वाटर वेपर। बहुत बढ़िया दया, ठीक। दया ने आज पूरा एकदम जोश में जवाब दिया है, पहला क्वेश्चन जवाब सही दिया है। सो वाटर वेपर, जलवाष्प की हम लोग बात करें, हिंदी तो इसका तो आप मुझे उम्मीद है कि लिख ही लोगे। लावा को लावा ही कहते हैं, जलवाष्प है ये, गैसें है रॉक फ्रैगमेंट्स। अगर हम लोग गैसेस की बात करें तो कौन कौन सी गैसेज इससे बाहर की ओर आ सकती है, जरा ये बताइएगा तेजी से। कौन कौन सी गैसेज इससे बाहर की ओर आती है? दया, नाउ द क्वेश्चन इज चेंज्ड कि कौन सी गैसेज होंगी, ठीक है, कौन सी गैसेज होंगी ये जरा आप बताएंगे तेजी से। अगर हम लोग देखें यहां पर गैसेज की चर्चा करें तो सबसे पहले आपके सामने में जो पॉइंट आएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, CO2, ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख के रख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर आप देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आप दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब मेजर जो ये तीन आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये सब भी पॉइंट आउट करके रख सकते हैं। SO2, CO2, CO, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड लिख के रख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब इनसे बाहर निकलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। रॉक फ्रैगमेंट्स पर भी हम लोग अभी चर्चा करते हैं, बट यहां पर आपको मैं एक पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा। ये जो गैसें जो बाहर की ओर निकलती हैं, आप वॉल्केनो के लास्ट स्टेज में कई बार ऐसा होता है सल्फर की मात्रा अधिक निकलती है तो उसे हम लोग सोल्फ तारा भी कहते हैं, लास्ट में हम लोग जानेंगे, ठीक। और क्या इन वाटर गैसेस के रिलीज होने से उस पार्टिकुलर एरिया में एसिड रेन की स्थिति भी हो सकती है? छोटा सा पॉइंट है, जरा सा आप इसको स्क्रीन पर देखिए, एक इमेज में आपको शो करने वाला हूं। इस इमेज में आप देख पाएंगे कि क्या जो ये गैसेज जो बाहर की ओर निकलती है, आई थिंक कि यहां पे होगा, मैं भी भूल जाता हूं। देखिए ऐसे ये फिमरोल्स एंड सोल्फ तारा आपको दिखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर, ये हम लोग लिख के रखेंगे लास्ट में। फिमरोल्स एंड सोल्फ तारा क्या होता है? वॉल्केनो से ही जुड़ा हुआ है,
जैसे आप चले जाएंगे धुआरों की घाटी, सहस्त्र हजार धुआरों की घाटी अलास्का में चले जाएंगे तो वहां पर आपको काफी सारे फ्यूमरोल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, लास्ट में चर्चा करेंगे। एक पॉइंट सिर्फ यहां पर आपको ये देखना है, दिस वन, ये मैं चर्चा कर रहा था अभी कि एसिड रेन कैसे होगा। तो एसिड रेन आप देखिए कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड ये जब एयर में इंजेक्ट हो जाते हैं, ठीक, जरा सा ध्यान दीजिएगा, तो इनसे क्या स्थिति हो रही है, जरा सा एल्बिडो का संदर्भ भी देखिए कि ये एल्बिडो को भी मैक्सिमम क्या करेगा, रिटर्न यहां से कर रहा है, सरफेस पर आने नहीं देगा, और ये रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, और रिएक्शंस होके यहां पर आप देखेंगे कि एसिड रेन की स्थिति आपको देखने को मिलती है। ओके, तो ये ओजोन डिस्ट्रक्शन में भी इसकी भूमिका आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि SO2 है, H2SO4 के साथ आप रिएक्शन यहां पर देख रहे हैं। ठीक, सो ये भी ध्यान में आप इसको लिख कर रख सकते हैं, ये एसिड रेन के संदर्भ में पॉइंट रहेगा आपके लिए। क्लियर है पॉइंट? कंडेंसेशन, कोगुलेशन, कोगुलेशन समझ में आता है कि जब जमाव हो जाए, ओके, जब जमाव की स्थिति हो जाए, कोगुलेशन हम लोग उसको कहते हैं बेसिकली। और कंडेंसेशन तो आप जानते ही है कि जब भी वाटर जब निचले एयर सैचुरेटेड हो जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है, तो उस पर कंडेंसेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और वाटर ड्रॉपलेट्स में ये जो हानिकारक गैसेस के अणु है वो उसमें मिक्सअप हो जाते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर सभी लोगों को? आगे आपको मैं हॉट स्प्रिंग्स और कुछ पॉइंट और भी आपको आगे करवाऊंगा। सो फिलहाल हम लोग आ रहे हैं अपने लावा वाले पॉइंट्स पर, और जरा सा इसको समझते हैं। इस फिगर को मैं इरेज कर रहा हूं, ये आपकी जानकारी में आ चुका है। हाँ, एक चीज जरा सा और यहां पर ही मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि हमने अभी दिखाया है क्रेटर, ठीक है, यहां पर क्रेटर आपको लिख के रखना है, क्रेटर के बारे में, कि इट इज एन ओपनिंग फेस और माउथ ऑफ वॉल्केनो। इट इज एन ओपनिंग फेस और माउथ ऑफ वॉल्केनो, यह ज्वालामुखी का मुख है, क्रेटर ज्वालामुखी का मुख होता है। अब एक कंसेप्ट देखिए, जब लावा बाहर की ओर निकलेगा, ये जब लावा बाहर की ओर निकलेगा इस प्रकार से, तो क्या इसका ज्वालामुखी का आकार बड़ा होगा कि नहीं होगा? आकार, ज्वालामुखी का साइज जो है ये बढ़ेगा, और इस प्रकार से आप देखिए ज्वालामुखी का साइज बढ़ता जा रहा है, तो क्रेटर का आकार भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम लोग दिखा रहे हैं कि ज्वालामुखी का जो क्रेटर है वो क्रेटर का आकार भी क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। देखिए आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। एंड द लार्जर साइज ऑफ क्रेटर इज कॉल्ड व्हाट? एक पॉइंट रहेगा, लार्जर साइज ऑफ क्रेटर इज कॉल्ड व्हाट? क्रेटर के विस्तृत आकार को क्या कहते हैं? और ये आपके सामने में है कॉल्डेरा। लार्जर साइज ऑफ क्रेटर इज कॉल्ड कॉल्डेरा। क्रेटर के विस्तृत आकार को कॉल्डेरा कहा जाता है। ये आप यहां पर लिख के रख लीजिए तेजी से। क्रेटर के विस्तृत आकार को कॉल्डेरा कहा जाता है, ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन पर कॉल्डेरा। जैसे कि कॉल्डेरा के एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, कॉल्डेरा के एग्जाम्पल में आप लिखते हैं लेक टोबा, ठीक है, लेक टोबा इंडोनेशिया वाला। इवन आपने लोनार लेक का नाम सुना होगा, ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र में, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, ये सब आपको कॉल्डेरा का उदाहरण होता है। क्रेटर में जल का जमाव, जब ये ज्वालामुखी समाप्त हो जाएगा, इस क्रेटर में जल का जमाव हो जाएगा, तो ये हम लोग एक क्रेटर झील देखते हैं। और लोनार लेक जो है ये क्रेटर झील का उदाहरण है। लेक टोबा भी क्रेटर झील का उदाहरण है। इंडोनेशिया लिख के रखिएगा, और ये लोनार लेक महाराष्ट्र। सो पॉइंट यहां पर क्या था कि कॉल्डेरा क्या होता है? इट इज अ लार्जर पार्ट ऑफ क्रेटर। क्रेटर के विस्तृत आकार को कॉल्डेरा कहा जाता है। यहां तक कंप्लीट करके रखिएगा। क्रेटर के विस्तृत आकार को कॉल्डेरा कहा जाता है, ठीक है।
क्लियर है पॉइंट यहाँ तक सभी लोगों को? आजकल मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ, नेक्स्ट टाइम से यहीं से आपको अरेंजमेंट हो जाएगी, अपने लैपटॉप से ही मुझे स्क्रीन पर जाना पड़ता है कई बार CPU पर। ओके, देखिए जरा सा, दया लिखा ज्वालामुखी से पहले वातावरण इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, हाँ वो अलग पॉइंट है दया, बिल्कुल। नवनीत लिखा सर एल्बिडो क्या है? एल्बिडो की चर्चा नवनीत हम लोग करेंगे, लेकिन एटमॉस्फेयर वाले पार्ट में, कि जितनी हीट पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होती है और जितनी हीट आई और उसके जितने प्रतिशत, जितने भाग को पृथ्वी ने स्पेस में रिटर्न कर दिया, उनके प्रतिशत को हम लोग एल्बिडो कहते हैं। चर्चा होगी एटमॉस्फेयर में, यहां पर नहीं, तो एल्बिडो भी बढ़ेगा। देखिए होता क्या है, जब हम लोग देखें तो क्रिटेशियस एरा की बात करते हैं, क्रिटेशियस, ठीक है, आगे आप नाम सुने भी होंगे। क्रिटेशियस युग में क्या हुआ था, इतने ज्यादा मात्रा में वॉल्केनिक इरप्शन हुए, वॉल्केनिक इरप्शन इतने ज्यादा हुआ कि पूरे पृथ्वी के ऊपर में बादल लग गए। अब जब पूरे पृथ्वी के ऊपर में बादल लग गई तो जो हीट की मात्रा पृथ्वी को आई वो यहीं से लौट गई। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बिल्कुल बुरी तरह से कम हो गया और पृथ्वी पर आगमन होता है आइस एज का। आपने कई मूवीज देखा होगा, मैडागास्कर वगैरह, आइस एज, जब लाखों वर्षों तक सूरज की किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंचेंगी तो तापमान क्या हो जाएगा, माइनस में। पृथ्वी का अपना तापमान थोड़ी ना है। गेटिंग अ पॉइंट? चीजों को समझिए, क्योंकि हमें एक दो पॉइंट लर्न नहीं करने, आप थोरो पढ़ेंगे, एक बार पढ़िए, संपूर्ण पढ़िए, अच्छा पढ़िए कि बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े आपको। सो मैंने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा मात्रा में जब अगर क्लाउड फॉर्म हो जाए तो ऐसी स्थिति में सूरज की किरणें धरातल तक नहीं पहुंच पाएंगी, आइस एज आ जाएगा। किस कारण से? वॉल्केनिक इरप्शन से। और ऐसा हुआ था किस युग में? क्रिटेशियस युग में। ये वही युग है जब सारे डायनासोर समाप्त हो गए, सारे के सारे डायनासोर। कुछ ही जीव जंतु उस टाइम में जो डायरेक्टली इसके प्रभाव से बचे थे, सस्टेन किए थे, वो बच गए, बाकी सब तो समाप्त। ठीक है, सो ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हम लोग आते हैं जरा अपने लावा वाले पॉइंट। गैसेज आपका कंप्लीट है, वाटर वेपर कंप्लीट है, रॉक फ्रैगमेंट्स पे चर्चा करेंगे, बट पहले आते हैं लावा पर। ये ध्यान में रखिएगा, एक दो फिगर और भी मैं लेटर ऑन बनाने वाला हूं, सारे को आपको बनाकर एक अच्छा नोट्स आपको अपना खुद का तैयार करना है। ठीक है, बुक्स में क्या होते हैं कि एक दो पॉइंट होते हैं, बच्चे उन्हीं को पढ़ रहे होते हैं। जब क्वेश्चन अच्छे आएंगे, आपको CDS, CAPF, PCS लेवल में आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे, तो वहां पर एक अच्छी पढ़ाई की आवश्यकता होती। अभी हम लोग चर्चा करेंगे लावा। लावा भी दो प्रकार का हो जाएगा। कैसे? तो आप देखिए, एसिडिक लावा और बेसिक लावा। क्लियर है पॉइंट? एसिडिक लावा और बेसिक लावा। आप में से कई लोग बता सकते हैं इस पॉइंट को कि जो एसिडिक लावा है, क्लियर है, उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी या कम होगी? जरा इसको बताइए तेजी से। एसिडिक लावा में सिलिका की मात्रा कम होगी या अधिक होंगी? ठीक है, रूपेश कुमार, आई थिंक कि एक बार रिप्लाई करना काफी होता है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि यू आर रिपीटेडली डूइंग द मैसेज एंड इग्नोरिंग द कंसेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, focus on concept. I have given you the number, just go through, call him, he will guide you. बिल्कुल, विनीत मौर्य, वेरी नाइस ब्रो। अधिक होगा सर, एसिड रेन टू इरप्शन के बाद ही होगा ना, तो इरप्शन के पहले ही करवा देगा क्या नवनीत? अरे एनवायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इस तरह की स्थिति होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो जब रिएक्शंस होंगे, कोगुलेशन होगा, उसके बाद ही तो एसिड रेन होगा। ठीक है, अभी कंडेंसेशन हो रहा था, कंडेंसेशन के बाद कोगुलेशन की क्रिया होगी। किसी की जानकारी है? कंडेंसेशन के बाद
कोगुलेशन की क्रिया होगी। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स बने, अब इस वाटर ड्रॉपलेट्स पर वो एयर के पार्टिकल्स जम जाएंगे, आकर कोगुलेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और फिर वो जुड़ा हुआ जब वो हजार्डस पार्टिकल सरफेस की ओर आएगा तो वो एसिड रेन कहलाएगा। क्लियर है पॉइंट? चीजों को समझ के पढ़िए, रटना नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आप कंसेप्ट बेसिस पर आगे की ओर बढ़ते हैं, सारा चीज यही मिलेगा, कुछ भी पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए का एग्जाम देते हैं। लावा देखिए, एसिडिक लावा आपको ऑलरेडी पहले भी मैंने कराया है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका, सिलिका की मात्रा अधिक होगी, यहां पर लेस प्रोपोर्शन होगा, लेस प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका। अब ऐसी स्थिति में जरा सा ये बताइए कौन ज्यादा विस्कस होगा और कौन ज्यादा फ्लूइडिक होगा? विस्कोसिटी पढ़ते हैं ना आप सब लोग, हाँ, विस्कोसिटी। सो विस्कस कौन ज्यादा होगा और फ्लूइडिक कौन ज्यादा होगा, ये भी बता दीजिए। अगर नहीं बता पाए तो मेरे पिछले क्लास को जरूर देखिएगा, उसमें भी बताया हुआ है, रॉक्स में, रॉक्स में भी आपको बताया था। तेजी से जवाब देंगे दया, विनीत, नवनीत, रुपेश, सभा, ओके, सभापति यादव जी, वेलकम ब्रो। और जब भी YouTube पर क्लास चले तो थोड़ा बहुत लाइक शेयर भी करना चाहिए, ताकि आप ही लोग के लिए ये क्लासेस मैं दे रहा हूं। अदरवाइज ये क्लासेस मेरी ज्योग्राफी स्पेशल बैच में चल रही हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो क्लास है ज्योग्राफी स्पेशल बैच में चल रहा है फॉर CDS, CAPF, NDA एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट लाइक SSC, CGL, RO, जो भी आप, पुलिस को सिर्फ छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी आप क्वालिटी के एग्जाम देना चाहेंगे, ऑफिसर बनने की चाहत रखते हैं, उन सारे एग्जाम्स में आपके काम में आएगा। ओके, एसिडिक लावा देखिए, बिल्कुल सही। विस्कस की अगर हम लोग बात करें तो ये फ्लूइडिक लो होगा, लो फ्लूइडिक होगा, हाई विस्कस होगा। ये यहां पर आप दिखाएंगे लेस विस्कस, हाई फ्लूइडिक, ठीक है। अब ऐसा क्या होगा, किस तरह की स्थिति होगी, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये है आपका एसिडिक लावा का कंसेप्ट। एसिडिक लावा जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अम्लीय लावा, अम्लीय लावा, एंड दिस वन इज क्षारीय लावा। रॉक्स वाला पार्ट पढ़ के देखिएगा। इग्नियस रॉक में मैंने ग्रेनाइटिक, बसाल्टिक सब चट्टाने कराए हैं, फेल्सिक, मैफिक, अल्ट्रा मैफिक सब कराया हुआ है। कोरिलेट करना सीखिए कि इनमें से मैफिक और फेल्सिक कौन सा होगा। अगर जानकारी है तो जवाब दीजिए नवनीत सबसे पहले कि एसिडिक और बेसिक कौन फेल्सिक और मैफिक है। तो देखिए यहां पर हमने दिखाया कि जैसे कि ये संरचना है, ये आप कॉन्टिनेंट का भाग दिखा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल रीजन है, ये महाद्वीपीय क्षेत्र है। महाद्वीपीय क्षेत्र में ग्रेनाइटिक चट्टानें पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। महाद्वीपीय क्षेत्र में ग्रेनाइटिक चट्टानें पाई जाती है और ये ग्रेनाइटिक चट्टानों में विस्कस हाई होगा, फ्लूइडिक लो होगा, गाढ़ा होगा यहां पे, ठीक है। तो ये यहां पर आया और इसी भाग में जम गया। तो यहां पर आप देखिए जितने भी महाद्वीपीय भागों में जो वॉल्केनो पाए जाते हैं, महाद्वीपीय भागों में जो ज्वालामुखी पाई जाती है, एग्जाम्पल के तौर पर विसुवियस, स्ट्रम्बोली, ये सब जो आप नाम सुने हैं, इनकी संरचना और ढाल देखिए, ढाल उत्तल ढाल होगा। यहां पर पॉइंट है, ये जो ढाल है ये उत्तल ढाल आप दिखा रहे हैं, कॉन्वेक्स स्लोप आप दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है और फ्लूइडिक कम होगा तो दूर तक प्रवाह नहीं होगा। फ्लूइडिक मतलब प्रवाह की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस भाग में प्रवाह कम है तो यही जम जाएगा। पर जम गया है तो इसका शेप कैसा हो गया, एक उत्तल ढाल वाला शेप हो गया, कॉन्वेक्स स्लोप वाला। ये आपको वॉल्केनो यहां पर बन रहा है। क्लियर है पॉइंट?
कन्वेक्स स्लोप वाला ये वॉल्केनो आप यहां पर दिखा रहे हैं। अगर यही चीज हम लोग बेसिक लावा का पॉइंट अगर कर दें, जरा सा ध्यान दीजिएगा, बेसिक लावा, तो बेसिक लावा में क्या होगा, इसकी संरचना ऐसी बनेगी। ये जो आप देखिए यहां से जो लावा बाहर की ओर ये मैग्मा चैम्बर से आया, दिस वन इज मैग्मा चैम्बर। अब आप जान चुके हैं मैग्मा चैम्बर क्या होता है, पहले ही आपको करा चुका हूं मैग्मा चैम्बर। अब ये लावा दूर तक प्रवाहित होगा, जब दूर तक फैलेगा दैट मीन्स कि इस भाग में प्रवाह क्या है, अधिक। देखिए प्रवाह क्या है, अधिक, क्योंकि हम लोग बेसिक लावा की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। जब प्रवाह अधिक होगा तो यहां पर ढाल क्या हो गया, कम, यहां पर ढाल कम हो गया, और इस प्रकार की संरचना को आप कहते हैं अवतल ढाल, कॉनकेव स्लोप हो गया, कॉनकेव स्लोप हो गया। और ये जो चट्टानें होती है ये बसाल्टिक लावा से बनी हुई होती है। बसाल्टिक लावा की अगर हम लोग चर्चा करें, डेट मीन्स कि यह किस रीजन में आपके सामने में होगा, ओशियानिक रीजन में। ओशियानिक रीजन में, महासागरीय क्षेत्रों में, महासागरीय क्षेत्रों में अगर कोई वॉल्केनो देखने को मिलेगा तो वो आपको बसाल्टिक लावा से बना होता है। उसमें ढाल बहुत ही कम होगा क्योंकि दूर तक प्रवाहमान होता है। बेसिक लावा होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हवाईयन द्वीप वॉल्केनो, हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी होंगे वो इसी प्रकार की संरचना में आपको देखने को मिलेंगे। और इसके एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर लिखवा दे रहा हूं। ये एग्जाम्पल हो जाएगा विसुवियस, एस्ट्रम्बोली, ठीक है, इसको तेजी से बनाइए जरा सा, विसुवियस और एस्ट्रम्बोली। वॉइस तो क्लियर आ रही है भाई, क्लियर है वहां यहां तक पॉइंट, विसुवियस और एस्ट्रम्बोली, ठीक। तो ये भी आप तेजी से लिख के रख लीजिए। यहीं पर मैं आपको अभी एक कॉनिकल और एक इरप्शन दिखाऊंगा, फीजर इरप्शन और सेंट्रल इरप्शन भी यहां पर आपको दिखाऊंगा। सेंट्रल इरप्शन और फीजर इरप्शन भी आप यहां पर देखेंगे। तो ये हमने अभी एसिडिक और बेसिक लावा के बारे में चर्चा किया। हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका, लेस प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका, किस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो कॉन्टिनेंट वाले भाग में, महाद्वीपीय क्षेत्रों में उत्तर ढाल वाले ज्वालामुखी होंगे क्योंकि एसिडिक लावा है, ग्रेनाइटिक चट्टानें होती है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका है, हाई विस्कस, लो फ्लूइडिक होगा। अगर हम लोग देखें महासागरीय क्षेत्रों में बसाल्टिक लावा से बना हुआ ज्वालामुखी होता है, ये बेसिक लावा होते हैं, लेस प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका, विस्कस लेस होगा, फ्लूइडिक हाई होगा। तो इनकी ढाल जो होंगी ये अवतल ढाल होंगी। कहीं भी महासागरीय क्षेत्रों में अगर आप कोई भी ज्वालामुखी देखते हैं तो उसकी संरचना ऐसी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है पॉइंट यहां तक सभी को? देन हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक, ये लिख के रख लीजिएगा, सारे पॉइंट्स आपके पास लिखे हुए होने चाहिए। आज की क्लास सौरभ ने कहा कि सर इसको 1-2 घंटे रहने दिया जाए। अभी मैंने कई सारी क्लासेस यूट्यूब पर ही छोड़ दिया है। ठीक है, कुछ बच्चों को फायदा भी होगा, जान भी पाएंगे कि हाँ क्या क्वालिटी यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें। ठीक, यहाँ पर अभी हमने लावा की चर्चा किया। अब हम लोग चर्चा अगर करें तो वो होगा रॉक फ्रैगमेंट्स। अच्छा हाँ, एक मैं पहले आपको चर्चा कर दूं, फिर उस रॉक फ्रैगमेंट्स वाले पार्ट पे आते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, इरप्शन, उद्गार, और थोड़े
शेयर भी कर दिया कीजिए, और जिनकी भी जानकारी में ना हो उनको आप मैसेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको ज्योग्राफी स्पेशल की क्लास फुल फ्लेज में बहुत ही मार्केट से डिफरेंट इस बार अपडेटेड और भी अपडेटेड मैटर के साथ अवेलेबल कराया जा रहा है। सो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप इसे शेयर करें। अभी आते हैं हम लोग इरप्शन पर। इरप्शन दो प्रकार के हो जाएंगे, या तो सेंट्रल इरप्शन हो जाएगा या फिर फीजर इरप्शन हो जाएगा। इसका फिगर भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये दो प्रकार के इरप्शन होते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले होंगे, मतलब कि लावा जो सतह पर आएगा वो किस रूप में आ सकता है, कैसे आ सकता है। सो अगर सेंट्रल इरप्शन है तो वो इस प्रकार की संरचना में आपके सामने में आएगा। ये इसका क्रेटर हो गया, इस भाग में मैग्मा चैम्बर, ये ज्वालामुखी वॉल्केनो बनेगा, ठीक। और अगर ये फीजर इरप्शन है तो ऐसे दरार होगा, और दरार के माध्यम से ये मैग्मा चैम्बर से मैग्मा ऊपर की ओर आएगा, और आप देखिए तो इस प्रकार से ये दरार के रूप में बाहर जब आता है तो दूर तक फैलकर जमेगा। ये जो भाग है ये क्रैक है, क्रैक के माध्यम से लावा बाहर की ओर आ रहा है, तो इससे जो निर्माण होता है वो पठार का निर्माण होता है, प्लेटू का निर्माण होता है, और इससे जब निर्माण होता है वो वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण होता है, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सारे ज्वालामुखी के नाम जानते हैं, और इस तरफ में एग्जाम्पल आपके लिए हो जाएगा डक्कन प्लेटू, डक्कन का पठार, ठीक। ये हो जाएगा डक्कन का पठार। क्लियर है पॉइंट यहां तक सभी को? आवाज सही आ रही है दया? देखिए जरा सा, ये आपने देखा ही था, ये वाला फिगर रहेगा। कॉनिकल वेंट के रूप में आप माउंट फ्यूजियामा, माउंट विसुवियस, एस्ट्रम्बोली, जितने भी नाम जानते हैं, क्राकाटाओ हो, एनीवन, ठीक है, कोटोपैक्सी, अभी सबके नाम भी लिखेंगे हम लोग। सो एक ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है। अगर केंद्रीय उद्गार होगा तो ज्वालामुखी बनेगा, और अगर फीजर वेंट है, जरा सा देखिए डक्कन ट्रैप्स दिखाया गया हुआ यहां पर, एक उद्गार जो हो रहा है वो दरार के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। यहां पर दरार के माध्यम से उद्गार होगा तो वहां पर डक्कन ट्रैप जैसे निर्माण हुआ है उसका निर्माण आप देख पाएंगे, ठीक। ये हम लोग आते हैं, पहले रॉक फ्रैगमेंट्स मैं करा दूं, फिर इस वाले पॉइंट्स पर आपको लेकर चलता हूं। पहले जरा हम लोग रॉक फ्रैगमेंट्स वाले पॉइंट्स को देख ले। रॉक फ्रैगमेंट्स मतलब चट्टानी टुकड़े, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब चट्टानी टुकड़े। इनसे भी क्वेश्चन जब आप एनडीए, सीडीए, सीएपीएफ में जाएंगे वहां पर बनेंगे। सीजीएल में यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। होता क्या है कि जैसे कि यह एक भाग है, ये इसका क्रेटर है। अब जो आप ये क्रेटर देख रहे हैं तो अभी यहां पर उद्गार हुआ और फिर ये बंद हो गया, तो ये जो चट्टाने हैं ये क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। इसके माउथ इन भागों में पूरे चट्टाने जम गई। अगली बार जब फिर से नीचे से प्रेशर बढ़ेगा और ये जब मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ेगा तो ये चट्टानों को तोड़कर, ध्यान दीजिएगा कि ये चट्टानों को तोड़कर ऊपर आएगा, तोड़ फोड़ कर ऊपर आएगा। तो ये चट्टानी टुकड़े भी इसके साथ में, गैसेस के साथ में शामिल होते हैं। जो मैं लिखवाया था हीटेड मटेरियल्स में लावा, गैसेस, वाटर वेपर एंड रॉक फ्रैगमेंट्स। क्लियर है पॉइंट यहां पर? तो इसको भी आप लिखकर रख लीजिए, ठीक है। यहां भी आप लिख लेंगे। यहां पर कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, देखिएगा जरा सा। टैफ्रा,
ये रहेगा टैफरा। ठीक, टैफरा की हम लोग बात करें, जितने भी पदार्थ जो निचले भाग से बाहर की ओर इस भाग में तोड़कर बाहर की ओर निकलते हैं उसे हम लोग टैफरा कहते हैं। ठीक है, आप इसका सेंटेंस लिख के रख लीजिए, ऑल फ्रैगमेंटेड इजेक्ट्स फ्रॉम द वॉल्केनोज। ऑल फ्रैगमेंट्स, ठीक, ऑल फ्रैगमेंटेड, यहां तक देख रहे हैं, इजेक्ट्स फ्रॉम द वॉल्केनोज। ठीक है, ऑल फ्रैगमेंटेड इजेक्ट फ्रॉम द वॉल्केनोज कॉल्ड अ टैफरा। ये एक पॉइंट लिख लीजिए टैफरा के बारे में। ऐश तो आप जानते हैं, ऐश की अगर हम लोग चर्चा करें तो इसके भी छोटे आकार जो होते हैं, सर्वाधिक आप देखिए, ये आप ऐश कर देंगे, थोड़ा सा इंक फिलअप करना पड़ेगा मुझे लगता है। ठीक, ये जो पॉइंट अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पॉइंट है ये आपको कोई भी सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए का एग्जाम देंगे तभी आपको आएगा टैफरा। और पायरोक्लास्ट आपके सीजीएल में भी आ सकता है, अगर कोई बच्चा सीजीएल देना चाहेगा। पायरोक्लास्ट भी अभी मैं लिखवा दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा इंक फिलअप कर लिया जाए। और बिल्कुल बात सही बोला था एक बच्चे ने, दिनेश, इंक तो पीछे से ही फिलअप होगा लेकिन टाइम नहीं होता है तो मैं ऊपर से ही फिलअप कर लेता हूं इसको। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एस, फाइनेस्ट सैंड साइज्ड, मतलब कि बालू के कण के आकार का आपको यह देखने को मिलेगा टैफरा। इसको हम लोग कहते हैं एस। ये सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर पे आइए, लैपली। अगर हम लोग लैपली की चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए, किसी ने नाम भी सुना है ये सब, लैपली, लैपली। और चौथा नंबर पे यहां पर हम लोग एक बॉम्ब, ठीक है, इवन हम लोग कुछ वर्ड और देख सकते हैं, ब्रेसिया, आइए सबसे पहले देखते हैं लैपली क्या होता है। अगर लैपली की हम लोग बात करें, सो इट हैविंग अ शेप जस्ट लाइक ग्रेवल साइज पार्टिकल्स। अगर हम लैपली की बात करें, अगर आप इसको पीस देखिए, मटर 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 के दाने, उस आकार का आपका हो जाएगा कि साइज लाइक ग्रेवल और पीस, मटर के दाने का आकार का आपको लैपली हो जाएगा। और यही जब नोकीला हो जाता है, कॉनिकल शेप ऑफ लैपली इज कॉल्ड अ ब्रेशिया। ध्यान रखिएगा, लैपली के कोनाकार आकार को हम लोग ब्रेशिया भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ब्रेशिया भी हम लोग कहते हैं। बॉम्ब की अगर हम लोग बात करें तो बॉम्ब हो जाता है, इट इज सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि इट इज अ लंप ऑफ लावा थ्रोन आउट फ्रॉम द क्रेटर। और सिंपली बॉम्ब की अगर हम लोग चर्चा करें, कुछ पॉइंट लिख के रखिएगा, इट इज अ लंप ऑफ लावा थ्रोन आउट फ्रॉम द क्रेटर। सो ये सब कुछ पॉइंट है, एसिड, लैपली, बॉम्ब, ब्रेशिया। इवन आप अगर देखें तो एक और मैं लिखवा सकता हूं, कितने हुए, 5, छठा रहेगा हमने लिखा था बॉम्ब, ब्लॉक्स कर, ब्लॉक्स। हम लोग ब्लॉक्स की बात करें तो यहां पर हम लोग बड़े आकार के चट्टानी टुकड़े जो बोल्डर साइज के होंगे उनको हम लोग ब्लॉक्स कहेंगे। लार्जर साइज और बोल्डर साइज रॉक पार्टिकल्स, लार्जर साइज और बोल्डर साइज रॉक पार्टिकल्स। ठीक है, बड़े आकार के चट्टानी टुकड़ों को ब्लॉक्स कहेंगे। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और स्मॉलर पार्टिकल्स अगर हम लोग देखें तो ये सब स्मॉलर पार्टिकल्स है, एसेस, ब्रेसिया, लैपली, दीज आर द स्मॉलर पार्टिकल्स। एंड यू सी there is one words also, that's the pyroclast, which has asked in a CGL exam also. अब मैं आपको दिखा रहा हूं, एक और देखिए नाम जो आपके CGL वगैरह जो बच्चे देंगे उसमें भी आया था। कई बार लोगों को लगता है
कि पता नहीं इतना पढ़ने की जरूरत है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, मेरी कोशिश होती है कि हर वो एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाए और एग्जाम में अगर आ सकता है तो आपकी जानकारी वहां तक होनी चाहिए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो आपको प्रोवाइड की जा रही है नहीं, मैं तो आपको जरूर करूंगा, क्योंकि वहां मुझे पता है कि आपसे क्वेश्चन की डिमांड है वहां तक। पायरोक्लास्ट, ये क्वेश्चन एसएससी में भी आया हुआ है, किसी की जानकारी में है तो बता दीजिए जरा सा, पहले आप ही लोग को चेक कर लेते हैं। व्हाट इज पायरोक्लास्ट? एनीवन? ठीक है, व्हाट इज पायरोक्लास्ट? जरा तेजी से बताएंगे क्या होता है पायरोक्लास्ट। अभी मैंने बताया कि चट्टानी टुकड़े बाहर की ओर निकलते हैं, कुछ छोटे टुकड़े कुछ बड़े टुकड़े। छोटे टुकड़े में आप देखिए एसिड है, लैपली है, ब्रेसिया है, बड़े टुकड़े में बॉम्ब है, ब्लॉक्स है, अलग अलग साइजेस है ना। कुछ मटर के दाने के आकार के टुकड़ों को, ज्वालामुखी से निसृत टुकड़ों को क्या कहते हैं? लैपली कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। किसी को है ध्यान में? जवाब दीजिए जरा तेजी से। एनीवन? देखिए, ये छोटे बड़े आकार की चट्टानों को सम्मिलित रूप से हम लोग पायरोक्लास्ट कहते हैं। यही पॉइंट है इसका। बिल्कुल, ये इरप्शन में ही तो आ रहे हैं नवनीत, और कहां से ले आओगे? अपने से जाके थोड़ी ना रख दोगे वहां पे। ठीक लिख लीजिए, छोटे बड़े आकार के चट्टानी टुकड़ों को पायरोक्लास्ट, सम्मिलित रूप से पायरोक्लास्ट कहा जाता है। कलेक्टिवली द स्मॉलर एंड लार्जर साइज ऑफ रॉक पार्टिकल्स आर कॉल्ड पायरोक्लास्ट। लिख के रख लिए तेईस से। कलेक्टिवली स्मॉलर एंड लार्जर साइज ऑफ रॉक पार्टिकल्स आर कॉल्ड पायरोक्लास्ट। छोटे बड़े आकार के चट्टानी टुकड़ों को सम्मिलित रूप से हम लोग पायरोक्लास्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक सभी को? आगे जो क्लासेज चलेंगी, अभिनव सर का कहना था कि सर ऐसे भी वाचिंग वगैरह ज़्यादा होती नहीं, तो ऐप पर ही सिर्फ चलाइए, बच्चे उतने इंटरेस्टेड है नहीं जो लेवल आप पढ़ा रहे हैं। तो एक्चुअली मैं देखता हूं कि जनरली जो एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस और जो टिपिकल सीजीएल वनडे पढ़ाने वाले लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर करते हैं ऑनलाइन में, जहां तक मुझे दिखता है। सो लेट्स, अभिनव सर विल डिसाइड। हाँ, देखिए, तो पायरोक्लास्ट भी आपने लिख लिया, अब हम लोग इसके आगे की ओर मूव करते हैं। ठीक, आइए, यहां पर मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा बिफोर टू गो फॉर द टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, कि हमने जो अभी इरप्शन दिखाया था, लैंडफॉर्म्स मेड अप बाय इरप्शन, अगर हम लोग देखें तो आपकी जानकारी में है कि जैसे कि यह मैग्मा है और निचले भाग में मैग्मा जब जम जाता है, आपने चर्चा ये हम लोग कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको अलग से नहीं लिखवा रहा हूं। प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है, ये ध्यान रखिए, प्लूटोनिक रॉक्स और इंट्रूसिव रॉक्स। और यही जब मैग्मा सरफेस पर निकल जाता है, ठीक है, तो ये जो बन जाता है ये एक्सट्रूसिव हो जाता है, एक्सट्रूसिव रॉक हो जाता है, इग्नियस रॉक। मैंने कि मैग्मा और लावा के जमने से क्या बनता है? तो इग्नियस रॉक बनता है। क्लियर है पॉइंट? मैग्मा और लावा के जमने से इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ये आपकी जानकारी में है। सेम फिगर वी हैव डिस्कस इट इन अ रॉक्स। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में और बाह्य भाग में जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उनके नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है उनके नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक हमने रॉक्स में, चट्टान में आपको मैं करवा चुका हूं। तो ये आप चट्टान से देखेंगे। मैं एक बार आपको फिगर इसका जरूर दिखा देता हूं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये चट्टान वाला टॉपिक में आप देख पाएंगे। ये देखिए, प्लूटोन्स एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। कभी जो क्वेश्चन बने वो भी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म से बने, कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये टॉपिक मैं रॉक्स में ऑलरेडी करवा चुका हूं, चट्टान में करवा चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर इसे आप देख सकते हैं। यहां पर बस लास्ट एक बार समझाने के लिए है कि आपको बताया था कि बैथोलिथ है, तो बैथोलिथ सर्वाधिक गहराई की चट्टानें होती है जिसका कि बेस नहीं देख सकते, आधार नहीं देख सकते, और सर्वाधिक बृहदाकार गुंबद जो बनता है वो होता है बैथोलिथ, सबसे नीचे वाला। इसके ऊपर जब आप बढ़ेंगे तो आप देखते हैं लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ। लैकोलिथ छोटे आकार के गुंबदानुमा शेप को, आकार को हम लोग लैकोलिथ कहते हैं। अगर मैग्मा का जमाव इस प्रकार से हो कि वो एक डिस्क शेप में हो जाए, तस्तरी नुमा आकार का हो जाए, तो उसे हम लोग लोपोलिथ कहते हैं। अगर मैग्मा का जमाव इस प्रकार से हो कि वो एक फैकोलिथ हो, तरंग नुमा हो जमाव, तो उसे हम लोग फैकोलिथ कहते हैं, जो इस फिगर में भी नहीं है। देन आप अगर देखें तो मैग्मा का जमाव अगर वर्टिकली होता है, एक सीरीज के रूप में वर्टिकली अगर हो जाए तो उसको हम लोग डाइक कहते हैं, और हॉरिजेंटली हो जाए तो उसको हम लोग सील कहते हैं। सारा चीज आपको रॉक्स में मैंने करवाया हुआ है, वहां पर आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक सभी लोगों का? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक यहां पर वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में एक और आप यहां पर फोटो देख पा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए, सेम चीज यहां पर भी आप देख रहे हैं, बैथोलिट और स्टॉक। एक एक्स्ट्रा यहां पर पॉइंट आपके लिए है, स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? जैसे कि आप डाइक देखते हैं कि जमाव वर्टिकली हो जाता है, क्लियर है पॉइंट? स्टॉक में आप देखेंगे कि एक उभार ऊपर की ओर निकला हुआ वाला पॉइंट स्टॉक आपके सामने में दिख रहा होगा, सील डाइक सब दिख रहा है। स्टॉक इस प्रकार की संरचना हो जाती है, बट ओनली फॉर द यूपीएससी आईएएस, नॉट फॉर द एसएससी। ये ऐसी संरचना जो आप देख रहे हैं ये स्टॉक है। कई बार ऐसे स्टॉक सरफेस पर भी आ जाते हैं। जब इस भाग का पूरा इरोजन हो जाएगा, इरोजन वेदरिंग होकर ये सरफेस पर आपको देखने को मिल जाते हैं, इन्हें हम लोग स्टॉक कहते हैं। ऐसी संरचना आपको अपने देश में भी देखने को मिलेगी, डालमा हिल्स में, और यूएसओ के इदाहो डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को स्पष्ट रूप से आपको मिल जाती है। ठीक है, सो यहां पर आपने लावा प्लेटू, कंपोजिट वॉल्केनो, सिंडर कोन। अगर सिंडर कोन मैं आपको आगे बताऊंगा, वो बेसिकली सिंडर कोन वही है जो आपने कनकेव के संदर्भ में देखा था। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान रखिए। देखिए, एक वॉल्केनिक नेक विद रेडिएटिंग डाइक्स आपके सामने दिखाया हुआ, ये भी यूएस में देखने को आपको मिलेगा। बेसिकली एग्जैक्ट एग्जांपल्स कॉल्डेरा आपको बताया जा चुका है। मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको मेसा और बूटी के बारे में बता देता हूं। छोटा सा पॉइंट, नाम भी कई लोग पहली बार सुनेंगे। ओनली आज तक ये क्वेश्चन आया है सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में ही पूछा गया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में ही पूछा गया हुआ है। कौन सा? देखिए मैं दिखाता हूं। कई बार ऐसे होता है कि जैसे कोई पठार नुमा टेबल लैंड का निर्माण हुआ, ठीक है, इस प्रकार की संरचना में टेबल नुमा आकृति का निर्माण हुआ। ठीक है, ऐसे आप देखिए, ठीक, ये पूरा का पूरा टेबल नुमा आकृति बना हुआ है, और इसे हम लोग कहते हैं मेसा। ठीक है, मेसा हम लोग एक टेबल लैंड की तरह एक आकृति होती है मेसा। ये भी इग्नियस रॉक ही है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। इग्नियस रॉक है मेसा, और इसी का अगर छोटा साइज हो जाए इस प्रकार से, इसका इरोजन होते होते, अब इस भाग का इरोजन हो और वेदरिंग हो, तो ये इसका जो छोटा साइज जो हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं बूटी। ये बाबा जी की बूटी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एक संरचना है। आग्नेय चट्टान के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। ये भी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में हम लोग दिखाते हैं। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में मेसा और बूटी की संरचना हम लोग दिखाते हैं। तो ये ऐसा शेप है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ये आग्नेय चट्टानों से बना हुआ एक फ्लैट सरफेस है, ऊपर का भाग, ठीक है, टेबल नुमा, और इसकी छोटी आकृति को बूटी कहते हैं। द स्मॉलर साइज ऑफ मेसा इज कॉल्ड द बूटी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, बट ओनली इन अगर आप CAPF NDA CDS देंगे तो हो सकता है वहां पे आपके काम में आ जाए। क्लियर है यहां तक का पॉइंट सभी लोगों को? इसके आगे जो चीजें हैं वो मैं आपको लेकर चल रहा हूं, दैट्स द टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, और फिर आपको इरप्शन को दिखाऊंगा। टाइप्स ऑफ वॉल्केनो इज द नेक्स्ट टॉपिक। इसी में हम लोग आइए, पूरे वॉल्केनो को मैं कोशिश में हूं कि आपकी जानकारी में हो। जानिए ज्वालामुखी के प्रकार को। जनरल वे में आप जानते हैं कि ज्वालामुखी का प्रकार एक्टिवनेस के अनुसार, सक्रियता के अनुसार 3 प्रकार का होता है, और हम लोग उसी टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं। ये मेसा बूटी कुछ अलग से पॉइंट है फॉर द UPSC, आपको पहले ही मैंने बताया है। आग्नेय चट्टानों है। ये क्लास आपको अभी YouTube पर दिया गया हुआ है, बट लेटर ऑन ये आपको क्लासेस क्लासरूम में मिलेंगी। ज्योग्राफी स्पेशल के बैच, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ज्योग्राफी स्पेशल 80 आवर्स का कोर्स मैं दे रहा हूं। जिस भी प्लेटफॉर्म पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी पर्सन कहीं पढ़ा रहे, बहुत बेहतरीन सभी लोग कर रहे हैं, बट ये मेरा चैलेंज है कि उनसे बेहतर कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक, आइए देखते हैं। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ वॉल्केनो देखेंगे। द फर्स्ट वन इज द एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, सेंटेंस लिख लीजिए इसके बारे में। दोज वॉल्केनोज हु इरप्ट्स फ्रीक्वेंटली, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे निरंतर उद्गार होता है, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे निरंतर उद्गार होता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे निरंतर उद्गार होता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। Those volcanoes who erupts frequently are called active volcanoes। शिवम, बिल्कुल ये जो चैनल है ये आपका अपना पुराना चैनल ही है, जिसे पहले एग्जाम ईगल से आप जानते थे। नाउ इट इज नोन बाय एग्जाम टाइम्स, क्योंकि आप सब लोगों की जानकारी में है कि एग्जाम ईगल का कंसेप्ट DP सर लाए थे। अब जब DP सर जय सर ही नहीं है तो उनके कंसेप्ट को यूज करना सही नहीं है। आइए, द वॉल्केनोज हु इरप्ट्स फ्रीक्वेंटली आर कॉल्ड द एक्टिव वॉल्केनो। आते हैं इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हेडिंग कर दीजिए एग्जाम। इधर आप दिखाएंगे एक्टिव वॉल्केनो और इस तरफ में हो जाएंगे प्लेसेस। क्लियर है? सो एक्टिव वॉल्केनोज की हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपके नाम यहाँ पर आ रहा है मोना लोआ, और मोना को हम लोग मौना लोआ भी लिखते हैं।
ठीक है, मौना लोआ बेसिकली। हिंदी में अगर मोना लोआ लिखकर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक ही है ये, मौना लोआ, मौना किया एंड द किलायु। ये तीनों जो है ध्यान रखिएगा, मौना लोआ, मौना किया और किलायु जो है तीनों ही हवाईयन आइलैंड में है। हवाई द्वीप, इसको लिखिए तेजी से, मैं एक कंसेप्ट आपको यहां पर दिखाता हूं। ठीक, जरा इसको तेजी से लिखिए। आते हैं आगे। ये जो आप मौना किया जो देख रहे हैं, इसके बारे में एक नोट करके आपको लिखना है। जनरल बेसिस पे आप देखते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है आपको माउंट एवरेस्ट, यही है ना, माउंट एवरेस्ट। ये समुद्री भाग है, ये आपने दिखा दिया माउंट एवरेस्ट। 8,850 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, ये माउंटेन है, ये प्लेटू है, ये प्लेन्स है और ये है ओशियन। बट अगर ये हम लोग तब निकालते हैं जब समुद्र तल से सी लेवल से उसकी ऊंचाई को मेजर किया जाता है। अगर कोई एक ऐसा पर्वत जिसकी ऊंचाई को आप समुद्र की गहराई से, ये देखिए, ये हम लोग कहते हैं डीप सी प्लेन्स, समुद्र की गहराई से अगर उस पर्वत की ऊंचाई को मेजर किया जाए तो ये सबसे ऊंचा, अगर हम लोग देखें अराउंड 9,000 मीटर, और 9,000 भी नहीं, अराउंड आप देखें तो 9,500 मीटर की ऊंचाई का अराउंड आपको पर्वत देखने को मिलेगा। और ये पर्वत कौन सा है, तो मौना किया, ये मौना किया है। अगर किसी पर्वत की ऊंचाई को समुद्र की गहराई से मापा जाता है तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत मौना किया होगा, और अगर सागर तल से ऊंचाई मापते हैं तो माउंट एवरेस्ट होता है। आप सब लोगों की जानकारी में सागर तल तो होगा ही, कि सागर तल क्या होता है, अगर नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूं, सागर तल का मतलब होता है उच्च ज्वार प्लस निम्न ज्वार, उच्च ज्वार प्लस निम्न ज्वार बाय 2, ये होता है सी लेवल, ये होता है सी लेवल। So if we measure a height of mountain from, ठीक, if we measure height of mountain from deep sea plains, the highest mountain of the world, it would be what? Mauna Kea। ठीक से लिख लीजिएगा, क्योंकि सागर तल से तो माउंट एवरेस्ट होगा, लेकिन अगर समुद्र की गहराई से निकालेंगे तो मौना किया होगा। इसको भी लिख लीजिएगा ठीक से। क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब जो देखिए एक पॉइंट किलायु के बारे में, किलायु, किलायु के बारे में पॉइंट क्या है कि पूछा जाए अगर कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, ये नहीं पूछा गया है सबसे ऊंचा, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है ये किलायु।
और जो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा तो उसका क्रेटर का आकार भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके क्रेटर का आकार भी जो होगा वो भी अधिक हो जाएगा इस प्रकार से। और आप देखिए कि ये जो क्रेटर का आकार बना है यहां पर, ये लार्जेस्ट कॉल्डेरा ऑफ द वर्ल्ड है। किलायु जो है, एक पॉइंट और जोड़ेंगे, लार्जेस्ट कॉल्डेरा ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा कॉल्डेरा किसका है? कॉल्डेरा आपको बताया जा चुका है, आपकी जानकारी में है, वो आप दिखाएंगे किलायु। विश्व का सबसे बड़ा कॉल्डेरा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां पे। आइए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। यहां पर हम लोग जानेंगे कि कुछ अलग अलग जो स्थानों पर जो पर्वत पाए जा रहे हैं उनके नाम को जरा सा हम लोग देखते हैं। ये तो आपको हवाई द्वीप अच्छा, एक जो मैंने अभी पॉइंट दिखाया हवाई द्वीप, सो हवाई द्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन। ये आपको लग रहा होगा जिंग क्या है, तो ये क्रॉस और आईएनजी है, क्रॉसिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। और ये 50th स्टेट ऑफ यूएसए है। इसकी राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो वो है होनोलुलु, इसकी राजधानी है होनोलुलु, क्लियर है। और अगर देखिए एक पॉइंट, सो इट इज अ पोर्ट ऑफ कॉल, ये पोर्ट ऑफ कॉल के लिए फेमस है। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब होता है कि एक ऐसा बंदरगाह जहां पर विदेशी जहाज वेसल्स आकर रुकेंगे, रुक सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं इन आपको फ्यूल्स को, लेकिन वहां पर व्यापार नहीं करते, ठीक है, व्यापार नहीं कर सकते। और ये संदर्भ होता है पोर्ट ऑफ कॉल का। जैसे कि आप अगर देखें तो सिंगापुर भी आपको पोर्ट ऑफ कॉल है, ठीक है, पोर्ट ऑफ कॉल की संज्ञा हम लोग सिंगापुर को भी देते हैं, क्लियर है। आइए नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, इधर आप एक्टिव वॉल्केनो दिखाएंगे और अगेन इस तरफ में प्लेस, तो इसको राइट डाउन करके रख लीजिएगा। हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर का चौराहा, यूएसए का 50वां राज्य, होनोलुलु राजधानी है और इसे पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। अब जो हम लोग आ रहे हैं उस ज्वालामुखी का नाम है कोटोपैक्सी। आपने इसे नाम जरूर सुना होगा, कोटोपैक्सी। क्लियर है। कोटोपैक्सी कहां पर है? तो आप दिखाते हैं इक्वेडोर, इक्वेडोर जिसकी राजधानी क्विटो है, यहां पर आपको कोटोपैक्सी देखने को मिलेगा। एंड दिस वन इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड। ये पहले का आया हुआ क्वेश्चन है, पहले ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा। मगर अब जो आएगा वो आजकल ये आता है ओजोस डेल सलादो, ओजोस डेल सलादो, लैटिन नाम है ना, ऐसा ही रहेगा। ये आपको चिली अर्जेंटीना में है, ठीक है। ये जो ओजोस डेल सलादो आप दिखाते हैं, ये चिली अर्जेंटीना दोनों में देखने को मिलता है। मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो अर्जेंटीना से बनता है। सो ये है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। अगर दोनों भी आ गया तब भी आंसर यही होगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई अराउंड
अगर हम लोग देखें तो अराउंड में 6800 मीटर के आसपास में है, और इसकी ऊंचाई जो है ये अराउंड में 5800 मीटर के आसपास में। पहले क्या नहीं, ये उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन रिसेंटली जो एक्सप्लोशन यहाँ पर हुए हैं, इरप्शन हुए हैं, तो अब हम लोग इसी को कंसीडर करते हैं ओजोस डेल्स लादो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। पुराने क्वेश्चन अगर उठा के डाले जाएंगे तो ये भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये ना हो तो आंसर कोटोपैक्सी होगा, अगर ये है तो आंसर ओजोस डेल्स लादो ही होना है। ठीक है, देन आएंगे, इसको लिख लीजिए तेजी से। बैरन आइलैंड का आपने नाम सुन ही रखा है, वो ही लिख लेते हैं सबसे पहले यहां पर। बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी लिख के रख लेंगे, बैरन द्वीप। ठीक, देन आगे की ओर हम लोग चलते हैं, जरा सा सिसली आइलैंड की ओर चला जाए। क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? आंसर आपके सामने में है, माउंट एस्ट्रम्बोली। माउंट भी लगा के रख सकते हैं, माउंट मतलब माउंटेन, एस्ट्रम्बोली और माउंट एटना, ये दोनों आप दिखाते हैं सिसली आइलैंड इटली। सिसली द्वीप इटली में है, एस्ट्रम्बोली और माउंट एटना, और इसके बारे में पॉइंट क्या है, इट इज कॉल्ड लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट यहां तक सभी को? आगे चलते हैं जरा। अगर आप फिलीपींस की ओर चलेंगे या फिर अंटार्कटिका की ओर चलेंगे तो वहां भी आप देखिए कुछ ज्वालामुखी आपके सामने में होगा। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस, ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है ये माउंट एरेबस। देन आप देखिए माउंट टाल, माउंट मेयोन, माउंट पिनाटुबो, ये तीनों जो है फिलीपाइंस में है। फिलीपींस के स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि फिलीपींस का स्पेलिंग क्या है। फिलीपींस के स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, लक्ष्मण कुमार, तो अभी किस पर देख रहे हो भाई, नाम बदला है। ठीक, ये नाम ही सही नहीं था, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं था। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो आ रहे हैं वो आते हैं डॉर्मेंट वाले वॉल्केनो पर। डॉर्मेंट वॉल्केनो,
डॉर्मेंट दैट मीन्स कि प्रसुप्त ज्वालामुखी, हेडिंग करेंगे डॉर्मेंट वॉल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट एक हेडिंग है सेकंड नंबर पर, ये तो था पहला जो कि एक्टिव वॉल्केनो था, दिस वन इज प्रसुप्त ज्वालामुखी। डॉर्मेंट वॉल्केनो, ठीक। डॉर्मेंट का मतलब ये है कि अभी सोया हुआ है, बट कभी भी जाग सकता है। ठीक, अभी सोया हुआ है लेकिन कभी भी जाग सकता है। अगर हम लोग चर्चा करें तो ये लिख के रख लीजिए, दोज वॉल्केनोज हु हैजंट इरप्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड, those volcanoes who hasn't erupted for long period but a possibility of eruption in near future, but a possibility of eruption in near future are called dormant volcano। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे जिनमें निकट अवधि में कोई उद्गार नहीं हुआ है परंतु कभी भी उद्गार हो सकता है, भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है, उन्हें डॉर्मेंट वॉल्केनो कहा जाता है। लक्ष्मण कुमार, सब मोहमाया है रे। एग्जाम इधर काफी लंबे समय से डिले होते रहे हैं, वरना आप सब लोग के सिलेक्शन अब तक कितने लोग कहां कहां सिलेक्ट होकर जॉब कर रहे होते, आप सब लोगों की शादी ब्याह भी हो गई होती, जिंदगी सेटल हो गई होती। अब जॉब ही नहीं मिला है अभी तक तो पढ़े जा रहा है। पढ़े कितना पढ़ेगा बे, पढ़ने का एक लिमिट है। आइए देखते हैं। वेसुवियस, इटली, ये इटली के मेन लैंड पर है। ठीक, वेसुवियस इटली। देन आप दिखाइए क्राकाटाओ, क्राकाटाओ इंडोनेशिया, सुमात्रा के पास में है ये, इंडोनेशिया। देन नारकोंडम आइलैंड, नारकोंडम ये भी इंडिया में है, अराउंड नॉर्थ अंडमान से 130 किलोमीटर दूर होगा। नारकोंडम द्वीप, ये आप दिखाएंगे अंडमान एंड निकोबार, और जैसा कि बताया मैंने कि नॉर्थ अंडमान से अराउंड 100-130 किलोमीटर दूर होगा। देन आप देखिए फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, और ये कहां पर है तो जापान में। ठीक है, ये आप दिखा रहे कहां पर तो जापान में, इसको लिखिए 23 से। ठीक, सब मोहमाया है। आइए आगे की ओर चलते हैं। आवाज मेरी आ रही है? नेक्स्ट जो है दैट्स द एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। नेक्स्ट वन इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। नेक्स्ट जो आप देखेंगे वो रहेगा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जिसे हम लोग कहते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी। मृत या
शांत ज्वालामुखी। क्लियर है? अब नामीय मृत या शांत ज्वालामुखी, डेट मीन्स कि दोज वॉल्केनोज who doesn't possess, those volcanoes who doesn't possess any kind of eruption in near future, any kind of eruption in near future are called extinct volcano। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट भविष्य में भी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट भविष्य में भी उद्गार होने के, निकट भविष्य में भी उद्गार होने के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, निकट भविष्य में भी उद्गार होने के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, मृत या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। चिम्बराजो ये रहेगा इक्वेडोर। देन अकांकागुआ, अकांकागुआ ये है आपको अर्जेंटीना। देन अगर हम लोग देखें तो देमावंद ये ईरान में है। कोह सुल्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, एक और लिखवा दे रहा हूं, माउंट पोपा। माउंट पोपा जो है ये म्यांमार में है, तो यहां तक लिख के रख लीजिए। माउंट पोपा जो है ये म्यांमार में है। ठीक है, माउंट पोपा जो है ये म्यांमार में है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ वॉल्केनो देखा है, जिसमें कि आप एक्टिवनेस के अनुसार देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन बने कि टाइप्स ऑफ वॉल्केनो अकॉर्डिंग टू इरप्शन, उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के प्रकार की हम लोग चर्चा करें, तो वहां से अभी क्वेश्चन बन जाते हैं जो इसको आप जानेंगे। लेकिन वहां पर जाने से पहले देखिए अकांकागुआ, हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत अगर पूछा जाएगा तो आंसर आपका होगा कांकागुआ। ऊंचाई जो इसकी हम लोग अगर देखें तो ये आपको 6900 मीटर की ऊंचाई का देखने को मिलेगा। अकांकागुआ की अगर बात करें तो 6900 मीटर की ऊंचाई का ऑलमोस्ट ये देखने को मिलता है। हमने यहां पर चर्चा किया है हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन, हैवंट आस्क्ड एनी काइंड ऑफ एक्टिव, डॉर्मेंट, एक्सटिंक्ट कुछ नहीं लिखा है। यहां पर सिर्फ ज्वालामुखी पर्वत आपको दिया गया हुआ है। ये जो चिम्बराज अकांकागुआ जो है ये एंडीज माउंटेन का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, हाईएस्ट पीक है ये एंडीज माउंटेन का। तो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, हमें मेन उस पर फोकस करना होता है। इंस्पाइट ऑफ दिस कि आप एक दो पॉइंट रट रहे हैं, एक दो पॉइंट रटेंगे तो एक दो साल और पढ़ना पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहीं पर मिस्टेक होते हैं और मैक्सिमम लोग यही गलती बार बार दोहराते हैं।
और फिर इसलिए उन्हें, अगर आपका सिलेक्शन 1 से 2 साल से आप पढ़ रहे हैं, अगर अब तक नहीं हुआ है, तो एक बार आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या आप उनसे क्वेश्चंस बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे, क्या आप घटना चक्र के क्वेश्चन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, वहां से लेवल चेक होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत अकांकागुआ अर्जेंटीना, ये एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय के बाद सर्वाधिक ऊंचाई का पर्वत किस महाद्वीप पर है, और वो भी है आपको साउथ अमेरिका। हिमालय के बाद, ठीक, आफ्टर हिमालय द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड इज फाउंड इन विच कंटिनेंट, आंसर होगा आपको साउथ अमेरिका एंडीज माउंटेन। और यही वो पीक है। हिमालय में 50 ऐसे पीक है जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है, और हिमालय के बाद कोई भी ऐसा पर्वत नहीं जिसकी ऊंचाई 7000 मीटर की हो। हिमालय, ट्रांस हिमालय को अगर हम लोग छोड़ के बात करें, एशिया के बाद, सो एशिया के बाद सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कहां पर मिलेगा, साउथ अमेरिका पर मिलेगा। कई ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं जहां पर आपकी जानकारी होनी चाहिए, लोग नहीं सोचते हैं, तो वो उनकी गलती है। ठीक है, सो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, जितना आपको लेवल दिया जा रहा है उन सबको रीड कीजिए, अच्छे से पढ़ के रखिए, तभी तो सिलेक्शन होगा। मैं जनरली अगर देखूं तो जैसे एग्जाम ईगल के सभी जितने भी जो लोग हैं, आई एम नॉट द फाउंडर मेंबर बेसिकली, ठीक है, जो फाउंडर मेंबर्स हैज लेफ्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। भाई सबको पैसे चाहिए, स्टूडेंट्स का हित कौन देखेगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल आते हम लोग टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज अकॉर्डिंग टू इरप्शन, इस पर अब हम लोग आते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार, उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के प्रकार ध्यान रखिएगा, उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के प्रकार, और आपको मैं एक फिगर यहां पर दिखा रहा हूं, वो आप देखिए। उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के प्रकार, ओके ये नहीं, ये वाला होगा फिर। सारे सीरीज में थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं। आइए देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने में स्क्रीन पर, अभी आप देख पा रहे हैं कुछ वॉल्केनोज को, और अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो है टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज अकॉर्डिंग टू इरप्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज अकॉर्डिंग टू इरप्शन आप यहां पर देख पा रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? दिस टाइप ऑफ वॉल्केनोज कैन बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ इरप्शन, कैसा उनमें इरप्शन होता है, उद्गार होता है। उद्गार की जो हम लोग देखे मात्रा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितने भयंकर उद्गार हो रहे हैं। शांत उद्गार वाला ज्वालामुखी है, किसी में पूछा जाता है कौन सा ऐसे ज्वालामुखी है जो सर्वाधिक विस्फोटक है, कौन ऐसा ज्वालामुखी है, टाइप है जिनमें गोभी के आकार के फूल के समान बादल बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपके सामने में यहां पर टाइप्स ऑफ वॉल्केनो दिया हुआ है, इनके आप टाइप्स एक एक करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जानकारी हासिल करते हैं। क्लियर है? सो द हम लोग वी आर मूविंग टू द टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज अकॉर्डिंग टू इरप्शन एंड बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इरप्शन, ऐसा भी कर सकते हैं। सबसे पहले आएंगे हवाईयन इरप्शन, जो आपके सामने में दिख रहा है, हवाईयन इरप्शन और आइसलैंडिक इरप्शन। ठीक है, तो एक हेडिंग कीजिए आप इसमें, हवाईयन इरप्शन देखिए। ठीक, यहां पर साइड में थोड़ा सा स्पेस है, उसमें मैं आपको पॉइंट्स भी लिखाता चलूंगा। आप यहां देख पा रहे हैं हवाईयन इरप्शन।
ठीक है, हवाई द्वीप उद्गार और हवाई द्वीप तुल्य उद्गार, ऐसे ध्यान दीजिएगा, हवाई द्वीप तुल्य उद्गार। जरा सा देखिएगा कि आइसलैंडिक और हवाईयन इरप्शन जो होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये बसाल्टिक लावा है, महासागरीय भागों में है, दूर तक फैल कर जमा होगा। कनकेव स्लोप यहां पर देखने को आपको मिलेंगे, अभी मैंने चर्चा किया, कनकेव स्लोप आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये लिख के रख सकते हैं कि ये हवाईयन द्वीप ज्वालामुखी बसाल्टिक लावा के द्वारा निर्मित होते हैं, बसाल्टिक लावा के द्वारा निर्मित होते हैं। इनका आकार अवतल ढाल का आकार होता है, इनका आकार अवतल ढाल का होता है। ठीक, और एग्जाम्पल के तौर पर आप दिखा सकते हैं आइसलैंड का पठार, कोलंबिया का पठार, इवन दक्कन का पठार, ये सब इस प्रकार के ज्वालामुखी के उदाहरण होते हैं। ठीक, इस प्रकार के ज्वालामुखी के उदाहरण होते हैं। देन हम लोग आएंगे स्ट्रम्बोलियन इरप्शन, स्ट्रम्बोलियन टाइप ज्वालामुखी पर आते हैं। फिगर आपके सामने में है, स्ट्रम्बोलियन इरप्शन। यहां भी इरप्शन हो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं हो रहे। स्ट्रम्बोलियन इरप्शन की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये हम लोग देखिए, स्ट्रम्बोलियन इरप्शन को आपको मैं दिखा रहा हूं, इसके बारे में पॉइंट लिख के रखेंगे कि स्ट्रम्बोलियन इरप्शन कुछ विस्फोट के साथ होने वाला उद्गार है। यह ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर स्थित है। स्ट्रम्बोली जो ज्वालामुखी है लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हो आप जानते ही है। इसमें जो विस्कस लावा है यह कुछ दूरी तक आकाश में फैल जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अपवार्ड मूव करेगा, इससे निकलने वाले जो धूल जो इजेक्टेड मटेरियल्स है कुछ दूरी तक आकाश में फैल जाते हैं। ठीक, और ये जो ज्वालामुखी है ये ज्वालामुखी में निरंतर उद्गार होता रहता है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रम्बोलियन ज्वालामुखी है, लगभग यहां पर हर 15 मिनट पर एक उद्गार होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जब भी कोई भी जहाज अगर अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में एंट्री करेगा जिब्राल्टर स्ट्रेट से होकर, जिब्राल्टर स्ट्रेट से होकर, तो ये प्रकाशमान स्थिति होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग आ रहे हैं वो रहेगा वल्केनियन इरप्शन। वल्केनियन इरप्शन आप दिखाइए, आपके स्क्रीन पर सामने में दिख भी रहा है वल्केनियन इरप्शन। वल्केनियन इरप्शन पे आएंगे। यहां पर क्या है कि यह विनाशकारी उद्गार होता है, विस्फोटक उद्गार होता है। ठीक है, इसमें ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ काफी दूरी तक आसमान में उछाल दिए जाते हैं और इनसे गोभी के फूल के समान बादलों का निर्माण होता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश लिख के रखना चाहे कि दिस काइंड ऑफ इरप्शन इज एक्सप्लोजिव, दिस काइंड ऑफ इरप्शन इज एक्सप्लोजिव। ठीक, द मोल्टेन लावा which fills the crater solidifies and is explosively ejected as a great height and makes a cauliflower flower or a cauliflower cloud and makes a cauliflower clouds। मतलब कि यहाँ जो लावा जो बाहर निकलता है इतना गाढ़ा चिपचिपा होता है कि ये जम जाता है, और जब नीचे से मैग्मा उसको तोड़कर बाहर की ओर निकलेगा तो आप देखेंगे गोभी के फूल के समान बादलों का निर्माण किस प्रकार के ज्वालामुखी में होता है, वल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी में होता है। ये लिख के रखिएगा बेसिकली। ठीक है, इनमें से बॉम्ब्स, लैपली, स्कोरिया, ब्रेसिया, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ओके, देन आएंगे नेक्स्ट जो है पिलियन इरप्शन। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पिलियन इरप्शन।
ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पिलियन की बात करें, प्लिनियन की बात नहीं, दो है यहां पर, पिलियन और प्लिनियन। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं पिलियन ज्वालामुखी की। ऐसे लिख लीजिएगा, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने लिख दिया है पिलियन ज्वालामुखी, ये रहा, ठीक है, पिलियन ज्वालामुखी दिख रहा है। और इसकी हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं कि पिलियन ज्वालामुखी क्या होगा, कि ये भी काफी विस्कस होता है और इनमें गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है। सो यहां पर आप लिखेंगे कि दिस टाइप ऑफ इरप्शन इज द रिजल्ट ऑफ वेरी विस्कस एंड अ गैस रिच एसिडिक लावा फ्लोइंग वायलेंटली ओवर द क्रेटर। इस प्रकार की ज्वालामुखी से, क्रेटर से बहुत ही विस्तृत गैसों से भरे हुए पदार्थ वायुमंडल में निःसृत किए जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे टैफड़ा की मात्रा अधिक होती है, ध्यान दीजिएगा, मैं एक पॉइंट आपको बताता हूं, इसमें टैफड़ा की मात्रा अधिक होती है, इस प्रकार का ज्वालामुखी है ये, ठीक है, पिलियन ज्वालामुखी। तो इसमें कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो गैस और लावा जो मिक्सअप होते हैं, उनमें जो टैफड़ा वगैरह जो होते हैं, वो आपको इनके ढालों पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनमें अलग अलग इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहां पर ऐसी संरचना आपको देखने को मिलेगी, इनके ढालों पर एक रेड कलर का मटरनुमा आकृति का आपको एक डाउन स्लोप पे हम लोग गैस भी इसमें कुशंस देखने को मिलेंगे। बेसिकली इसी को हम लोग न्यू आर्डेंटे भी कहते हैं, न्यू आर्डेंटे, ठीक है, न्यू आर्डेंटे भी हम लोग इसको कहते हैं, पिलियन इरप्शन है। सो एक पॉइंट यहां पर और लिख के रख सकते हैं कि पिलियन इरप्शन में न्यू आर्डेंटे का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली ये जो पूछा जाता है ये यूपीएससी में ही अब तक आया है और किसी एग्जाम में दिखता नहीं कभी भी, न्यू आर्डेंटे का पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट वाला आपका टाइप जो है वो रहेगा प्लिनियन। प्लिनियन के बारे में आ जाइए, नेक्स्ट जो है प्लिनियन आपने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, और सर्वाधिक विनाशकारी, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल अगर कहीं पर बन रहे हैं तो आप देखिए प्लिनियन। मोस्ट एक्सप्लोजिव काइंड ऑफ इरप्शन अगर किसी भी वॉल्केनो में होता है तो वो प्लिनियन होता है, लिख के रख लीजिएगा, प्लिनियन इरप्शन, ठीक, प्लिनियन इरप्शन, ये भी आपको लिख के रख लेना है। सर्वाधिक विस्फोटक जो ज्वालामुखी होगा वो प्लिनियन होगा, क्लियर है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट दिखाता हूं, हॉट स्पॉट और मेंटल प्लूम का कंसेप्ट। देखिए, ये स्क्रीन में हटा देता हूं ताकि आप देख पाएंगे। देखिए, अब जो कंसेप्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं, पहले इस फिगर की जगह ये फिगर देखिए। मैं आपको अभी दिखाऊंगा मेंटल प्लूम और अ हॉट स्पॉट। हिंदी में मेंटल प्लूम और हॉट स्पॉट ही रहेगा, हिंदी भी मेंटल प्लूम और हॉट स्पॉट ही रहेगा, क्लियर है पॉइंट यहां पर, ठीक। देखिए पॉइंट यहां पर क्या है, पिक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक स्थान विशेष से, देखिए जरा सा आपकी जानकारी में मैं अगर बता दूं तो इस प्रकार की संरचना हमने देखा था कि ऊपर का भाग होता है क्रस्ट, फिर 0 से 33 और ये रहा 100 और फिर 0 से
100 से 200, ये 100 से 200 किलोमीटर का भाग जो होता है ये आपको एस्थेनोस्फीयर होता है। ये नीचे मैं लिख रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, ये एस्थेनोस्फीयर होता है। और प्लेटें जो मूव करती है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती है। प्लेटें जो मूव करती है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती है। इस फिगर में आप देखिए, एक स्थान विशेष पर मैग्मा ऊपर की ओर मूव कर रहा है। एक स्थान विशेष पर मैग्मा ऊपर की ओर मूव कर रहा है और उसके ऊपर से प्लेट मूव कर रही, ठीक है, उसके ऊपर से प्लेट मूव कर रहा है। इसको मैं खुद से बना के आपको दिखाता हूं, जरा सा देखिएगा कैसे ये बनेगा। देखिए, जैसे यह है मेंटल प्लूम, एस्थेनोस्फीयर का भाग है, यहां पर मैग्मा चैम्बर है। ये बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये है मैग्मा चैम्बर, जिससे कि होकर यह मतलब मैग्मा ऊपर की ओर राइज करता है। और ये पूरा ऐसे भाग है। आपको एस्थेनोस्फीयर में मैंने बताया था कि कोई एक ऐसा भाग होता है जहां पर कन्वेक्टिव करंट्स का अपवर्ड्स मूवमेंट होता है। ऐसा ही होता है ना, ये मैं आपको करा चुका हूं, सारे चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ये सब मैं करवा चुका हूं पॉइंट आपको। तो ये वाला भाग है यहां पर, और ये सब प्लेटें हैं यहां पर। तो आप देखिए कि कोई एक प्लेट है, इस प्रकार से मूव कर रहा है इधर की ओर, और यहां पर मेंटल प्लूम है। तो पहले ये वाला भाग गुजरा होगा, फिर ये भाग गुजरा होगा, फिर ये भाग गुजरा होगा, फिर ये भाग गुजरेगा। तो जब यहां पर मेंटल प्लूम है, आप देखिए दक्कन के पठार का निर्माण हुआ क्रिटेशियस एरा में। आज क्यों नहीं वहां पर लावा बाहर की ओर आ रहा? वहीं पर लावा क्यों बाहर आया? रीयूनियन हॉट स्पॉट है मॉरिशस के निचले भाग में, तो वहां पर क्यों है इंडियन ओशियन में? क्योंकि जब प्लेट जब मूव कर रही है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लेट मूव करेगी तो यहां भी आपको लावा का उद्गार हुआ, इस भाग में भी हुआ, यहां पे भी हुआ। अब मान लीजिए कि इस भाग में स्पीड अधिक थी, प्लेट की स्पीड अधिक थी, तो ये प्लेट निकल गया और यहां पर आपको छोटा सा इरप्शन हुआ, यहां पर भी छोटा सा इरप्शन हुआ। यहां तक पहुंचते पहुंचते प्लेट की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कम हो गई। अब कम हो गई तो ये जो मैग्मा इस भाग से ऊपर की ओर निकलेगा, आप देखिए कि यहां पर अच्छा खासा वॉल्केनो का निर्माण कर देगा। कंसेप्ट देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कंसेप्ट बहुत कम ही जगह मिलेंगे आपको। यहां पर आपको एक वॉल्केनो का निर्माण हुआ, अच्छा खासा वॉल्केनो का निर्माण हुआ। निचले भाग में मेंटल प्लूम है और ये हॉट स्पॉट हम लोग इसको कहते हैं। इन्हीं सब स्थानों को हॉट स्पॉट कहते हैं। ये प्लेट आगे की ओर मूव कर रहा है लेकिन मेंटल प्लूम वहीं पर है, ये वाला भाग। अब आपकी कंसेप्ट कोरिलेट कीजिए इससे पहले के मेरे लेक्चर को, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कैसे आप मेंटल प्लूम जो देख रहे हैं एस्थेनोस्फीयर में, नीचे से मैग्मा ऊपर की ओर मूव करता है, बट प्लेटें तो गति कर रही है ना। जब प्लेटें गति करेंगी तो यहां भी वॉल्केनो, यहां भी वॉल्केनो, यहां पर सबसे बड़ा वॉल्केनो, यहां भी भूकंप और वॉल्केनो की स्थिति होगी, जो मैंने आपको फिगर अभी दिखाया था, ठीक है। तो इन्हीं क्रैक्स के माध्यम से, सेंट्रल इरप्शन के माध्यम से मैग्मा सतह पर आता रहेगा और वॉल्केनो के द्वारा वहाँ मतलब लावा के जमाव के द्वारा वहां पर ज्वालामुखी और पठार का निर्माण होता रहेगा। सो व्हाट इज हॉट स्पॉट? सो इट इज अ रीजन विद इन द अर्थ इंटीरियर। ध्यान दीजिएगा, इट इज अ रीजन विद इन द अर्थ मेंटल। अगर मेंटल के लोग एस्थेनोस्फीयर की चर्चा करें, एस्थेनोस्फीयर किसका भाग है? मेंटल। सो इट इज अ रीजन विद इन द अर्थ मेंटल फ्रॉम विच हीट राइजेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ये देखिए, फ्रॉम हीट राइजेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ये हीट ऊपर की ओर मूव कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? ये होता है हॉट स्पॉट। इन्हीं सब चीजों को हम लोग यूपीएससी में और डिटेल्स में और उसको मेंस के संदर्भ में राइट डाउन करके रखते हैं, ठीक, राइट डाउन करके रखा गया हुआ होता है।
तो इससे मैग्मा ऊपर की ओर निकलता रहेगा। जो फिगर मैंने अभी आपको दिखाया था आप वहां पर देख पा रहे हैं। किसी बच्चे की जानकारी में कोई अगर मुझे बता पाए कि वल्केनिज्म किसे हम लोग कहते हैं, कोई बता सकता है? वल्केनिज्म, अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बने, वल्केनिज्म किसे कहते हैं? हिंदी है इसका ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखी तो बहुत सुन लिए, जरा इस वर्ड को डिफाइन कर देता हूं। कुछ भी छूटे नहीं, मेरी कोशिश है कि सारे चीज को आप जवाब दे पाए। ये लगातार मेरी 6-7 क्लासेस अभी YouTube पर हो चुकी है लक्ष्मण, आप देख सकते हैं। ठीक, तो आपने देखा कि एक चेन के रूप में आप यहां पर ज्वालामुखी को देख पाते हैं। क्लियर है पॉइंट? बिकेस ठीक है। अगर आप में से कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि आर्ची प्लेजो मैंने आपको कराया हुआ है आइलैंड्स के संदर्भ में, आइलैंड्स के संदर्भ में आर्ची प्लेजो, जैसे आप देखते हैं हवाईयन द्वीप, ठीक है। अगर हम लोग देखें हवाईयन द्वीप की अगर हम लोग चर्चा करें, सो हवाई द्वीप कई सारे द्वीपों का समूह है, एक आर्ची प्लेजो है। अंडमान निकोबार एक आर्ची प्लेजो है। इन सब के निर्माण वॉल्केनिक प्रक्रिया से हुए हैं, तो इसी प्रकार से तो हुआ है। अब देखिए यहां भी वॉल्केनो, यहां वॉल्केनो, यहां वॉल्केनो, इस भाग में भी वॉल्केनो होगा, तो इस सारे भागों में इंजेक्ट होता रहेगा मैग्मा, और आप देखते हैं कि एक वॉल्केनोज का एक सीरीज बन जाएगा, एक चेन बन जाएगा, और इससे एक आइलैंड्स का भी स्वरूप आप यहां पर देख पा रहे हैं। देखिए ये आपके सामने अभी हमने स्क्रीन पर चर्चा किया था जस्ट, कि कैसे नीचे से मैग्मा सरफेस पे आता है और प्लेट्स गति करती हैं, तो ऐसी संरचना आपको बनती है। यही चीज आप यहां पर देख पा रहे हैं इस फिगर में। देखिए फॉर्मेशन ऑफ द हवाईयन आर्ची प्लेजो आपको दिखाया गया हुआ है, हॉट स्पॉट थ्योरी से इसको जोड़कर दिखाया गया हुआ है। ये सब आपको कुछ हवाई द्वीप के नाम दिए गए हुए हैं जो वहां पाए जाते हैं। कैसे क्रस्ट से, मेंटल से क्रस्ट में इंट्रूजन, इंजेक्शन होता है मैग्मा का, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ आइलैंड्स आर्ची प्लेजो। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आइलैंड्स आर्ची प्लेजो का यहां पर निर्माण होता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये हॉट स्पॉट भी आपको समझ में आया होगा कि हॉट स्पॉट इज नथिंग सच अ मेंटल प्लूम्स रीजन फ्रॉम विच द मैग्मा having a intrusion into the crustal surface। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहां पर समझ पाए कि कैसे हॉट स्पॉट और मेंटल प्लूम आपको वर्क करता है। कुछ स्पेशल पॉइंट है जो मेरी कोशिश है, ठीक है, कि मेरी कोशिश है कि आप सब लोगों को कुछ स्पेशल पॉइंट भी प्रोवाइड हो सके। ठीक, एक बच्चे ने लिखा कि यूपीएससी ज्योग्राफी, मैं वही तो बोल रहा हूं कि 1 महीने हो गए हैं, 1 महीने पहले से मैंने सारे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, आई हैवंट गेट अ सिंगल रुपीज फ्रॉम एग्जाम ईगल, द लास्ट नेम ऑफ दिस चैनल और अ कंपनी जो भी रही है, जो डीपी सर, जय सर और सवितेश सर की थी। ठीक है, आज उनमें से कोई नहीं है यहाँ पर, ठीक, लेकिन फिर भी सारे स्टूडेंट को जनरल स्टडीज और यूपीएससी ज्योग्राफी मैंने सारे बैचेस अलॉट करवाए हुए हैं। ओके, तो ये आप में से अभी भी कई बच्चे अगर नहीं जान पाए हैं तो आपको बैच के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कस्टमर केयर नंबर है अभिनव सर उसको यूज़ कर रहे हैं, आप उन्हें एक बार कॉल कीजिए, आपको वहाँ से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है उसके लिए, आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल करवाया गया हुआ है। ठीक, सो एंजॉय योर डे। हाँ, आज नहीं तो यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग आगे लेकर चलते हैं और चीज़ों को जानते हैं। यही आपको अगर देखें तो रीयूनियन हॉट स्पॉट वल्केनिज्म भी आपको देखने को मिलता है। किसी ने चाकोस लकाद्वीप रिज का नाम सुना है? क्योंकि एक लास्ट है तो मैं इसको दिखाई देता हूँ, एक बार फोटो मैंने दिखाया भी था। चाकोस लकाद्वीप, ये देखिए ये वॉल्केनिक रीजन्स दिखाए गए हुए हैं लास्ट क्लास में। अर्थक्वेक में भी जो मैंने पॉइंट आउट करवाए थे, जहां जहां प्लेट के किनारे आपको देखने को मिलते हैं उन भागों में वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है। ठीक है, मैग्मा के जमाव के द्वारा, अब चाहे ग्रेनाइटिक रॉक के लावा से हो या फिर बसाल्टिक रॉक के लावा से हो। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो है। मैं इसको एक सेंटेंस में भी लिखवा भी देता हूँ। और एक पॉइंट और आपको जो दिखाने वाला था वो ये होगा शायद, हाँ ये रहा आपके सामने में स्क्रीन पर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो है उसको भी मैं लिखवा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, इधर की तरफ में। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो भी लिख के रख लीजिए। कुछ भी क्वेश्चन हो आपके एग्जाम में आपसे बाहर ना जाए। ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो हो और चाहे वो अर्थक्वेक हो, एक ही चीज है, ध्यान दीजिएगा। दोनों ही सर्वाधिक भूकंप और सर्वाधिक ज्वालामुखी किस प्लेट किनारे के चारों ओर देखने को मिलते हैं? कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। देखिए एक पॉइंट तो आपका यही बनेगा जो मैंने बोला कि मैक्सिमम वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड अकर्स अराउंड द कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। विश्व के सर्वाधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट किनारे के चारों तरफ आते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर है ये पैसिफिक ओशियन प्लेट। पैसिफिक ओशियन प्लेट के चारों तरफ में आपको ये देखने को मिलता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर हम लोग कहते हैं। 68%, ध्यान रखिएगा, विश्व के 68% भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर पाए जाते हैं। प्लेट किनारा कैसा है? अभिसारी प्लेट किनारा है, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सारे क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाए गए हुए हैं। एक पॉइंट और देखिए, दूसरा नेक्स्ट, जो 21% वॉल्केनो है वो आपको पाए जाते हैं मिड अटलांटिक रिज। देख लीजिए जरा से, यहां पर नाम भी लिख दे रहा हूं, लास्ट क्लास में भी लिखवाया था। मिड अटलांटिक रिज एंड मेडिटेरेनियन सी रीजन, इस भाग में आपको देखने को मिलेगा कौन सा? तो ये आप दिखाते 21% भूकंप और ज्वालामुखी जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं मध्य अटलांटिक कटक और भूमध्य सागरीय क्षेत्र का विस्तार जो एशिया तक होता है। ठीक है, 21%। और आप कहेंगे कि अब 11% जो बच रहा है वो कहां पर है? तो 11% जो होते हैं ये फॉल्टिंग जोन में होते हैं। ये फॉल्टिंग जोन में होंगे, जिसमें कि आप देखते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, यहां पर आपके नाम मैं लिख दे रहा हूं, जैसे ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, देन सैन एंड्रियास फॉल्ट, ये सब आपको करवाया जा चुका है। भूकंप वाले में भी सेम चीज है, यहां भी सैन एंड्रियास फॉल्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण की अगर हम लोग बात करें तो भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण को हम लोग इस प्रकार से यहां पर दिखा सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने में रीयूनियन हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म को दिखाया गया हुआ है। रीयूनियन हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म, यहां पर भी जैसे मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ था, यहां पर आपको एक कटक देखने को मिलेगा जिनसे कि मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
वो होता है चागोस। ध्यान दीजिएगा, चागोस लकादीब रिज, चागोस लकादीब रिज। हिंदी भी लिख दे रहा हूं, कई बार यहां से क्वेश्चन आते हैं। चागोस लकादीब रिज, और रिज को हम लोग हिंदी में कहते हैं कटक। ये किस महासागरीय भाग में आपके सामने में देखने को मिल रहा है? ठीक है, तो ये आप अरेबियन सी के रीजन में देख पा रहे, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन के रीजन में। यही आपको रीयूनियन हॉट स्पॉट के रूप में देखने को मिलेगा। ये रीयूनियन हॉट स्पॉट एक वॉल्केनिक हॉट स्पॉट है, जिसकी चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि कैसे प्लेट आगे की ओर मूव करती है और उसके नीचे एक मेंटल प्लूम का एरिया होता है। ठीक है, एक मेंटल प्लूम का एरिया उसके नीचे में होता है। अब जैसे देखिए, भारत का प्लेट भी आगे की ओर मूव किया है, नॉर्थ की ओर मूव किया है, तो इस हॉट स्पॉट के ऊपर से होकर ही मूव किया है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। इसलिए आप देखिए कि डक्कन ट्रैप जो बना है भारत में, तो डक्कन ट्रैप आपको ऐसे ही थोड़ी ना बना, उन भाग के ऊपर से जब भारत का प्लेट गुजरा तो आपको वहां पर डक्कन ट्रैप एक फीजर इरप्शन के रूप में बसाल्टिक लावा के जमाव से बना हुआ है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स है जो आज हम लोगों ने वॉल्केनो के संदर्भ में जाने हैं, कुछ डिटेल्स के साथ में। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा लेवल ज्यादा है, सीजीएल से हम लोग ऊपर लिए हैं, क्योंकि सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीएस सारे पॉइंट्स को हमें कंप्लीट करना है। इसी में आप देखेंगे तो रीयूनियन, मॉरिशस सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो आज नहीं तो यहीं तक रखते हैं, इससे ज़्यादा संभालना भी मुश्किल हो जाएगा आपको, मैटर ज़्यादा होते जा रहे हैं तो। ठीक, सो यहाँ तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अलग कोई टॉपिक, जिस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ये आपके अपने लिए ही है।